तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जो कि होने वाली है हमारी Q&A वीडियो। वीकली होती है, हर फ्राइडे को हमें वीडियो लेके आते हैं और आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। और 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चन भाई आप लोगों ने भेज दिए। ऐसा लग रहा है पूरा दिन निकल गया पढ़ते पढ़ते, लेकिन थैंक यू जिसने भी कॉमेंट करा भाई। और अगर आपका क्वेश्चन नहीं आया है तो आप वीडियो में यहाँ पे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा की रिप्लाई करने की। अब चेहरे के साथ जो भी चल रहा है भाई, सीन ये क्लीन शेव वगैरह ये घर पे ही करना पड़ रहा है काम, क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो हम कुछ उसमें कर नहीं सकते। लेकिन टाइम नहीं वेस्ट करेंगे यहाँ पे और स्टार्ट करते हैं हमने पहले क्वेश्चन से गाइस, जो कि है सुदीप्ता की तरफ से। और ये बेसिकली पूछ रहे हैं कि जब फैंस वापस आ जाएंगे जुलाई 16 के बाद, तो क्या हमें फॉल्स काउंट एनीवेयर जैसे मैच देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसके लिए रेसलर्स को क्राउड में जाना पड़ता है। तो कोविड की वजह से क्या वो पॉसिबल हो पाएगा? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ बेकार बात ये है कि मेरे पास इसका आंसर नहीं है, क्योंकि WWE इस चीज को किस तरीके से हैंडल करती है वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। 16 जुलाई के बाद क्राउड तो वापस आएंगे, लेकिन क्या वो फुल कैपेसिटी में होंगे, क्या थोड़े से ही लोग हमें अरीना में देखने को मिलेंगे, किस तरीके से वो सब चीजें चलेगी वो उस पर डिपेंड करेगा कि किस टाइप के मैच भी वो कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच हमें देखने को डेफिनेटली मिल सकते हैं और WWE किसी ना किसी तरीके से उसका सोल्यूशन निकाल लेगी। अगला क्वेश्चन आता है गाइस चार्ल्स की तरफ से, कहते हैं क्रिस जेरिको डिजर्व्स टू बी इन द हॉल ऑफ फेम। एब्सोल्युटली इन माय ओपिनियन, ये खुद कहते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं, जिन लोगों ने भी इस कमेंट को लाइक भी करा है, क्योंकि भाई इससे फर्क नहीं पड़ता कि जेरिको किस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, WWE, न्यू जापान, AEW, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने जो अपना करियर इस बिजनेस के अंदर करा है और WWE में जितने सालों तक वो रहे हैं एक लॉयल सुपरस्टार की तरह भी, तो मैं कहना चाहता हूं कि भाई क्रिस जेरिको डेफिनेटली डिजर्व करते हैं हॉल ऑफ फेम को। और 51 इयर्स होने के बावजूद भी जो है अब वो वीकली बेसिस पे परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं होती, और जेरिको उसको करके दिखा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, अभी भी उनकी स्टोरी लाइंस और प्रोमोज में उतना ही दम है। तो डेफिनेटली वो एक हॉल ऑफ फेमर है मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन आता है नरोत्तम की तरफ से, इन बुकिंग्स विंस वाज कंसिडर्ड टू बी a legend for years, but now his shows are not running well. Why is it? What can be the reason? अब देखो भाई, सिंपल सी बात है कि विंस मैकमैन के पास एटीट्यूड एरा में जो रोस्टर था डेफिनेटली आई थिंक बेटर था एज कंपेयर टू जो अभी रोस्टर है, और जो रूथलेस एग्रेशन के टाइम पे भी था आई थिंक बेटर था जो अभी हम कंपेयर करें। लेकिन इसके अलावा जो दूसरा रीजन है वो ये है कि बहुत सारे लोगों ने रेसलिंग देखनी भी छोड़ दिया है, क्योंकि उतना इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट नहीं रहा। तो आखिर विंस मैकमैन की गलती यहाँ पे बीच में कहां पे हो गई? आई थिंक अब वो WWE को एज अ बिजनेस ज्यादा देखते हैं और उनको इतना फर्क नहीं पड़ता कि मेरे प्रोडक्ट से क्या चल रहा है या फिर नई ऑडियंस हम ला पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई बहुत लिमिटेड ऑडियंस है। और सबसे बेस्ट यही है कि जो लोग हमको देख रहे हैं उनको हम किसी ना किसी तरीके से रिटेन कर पाएं, और जब तक हमारा बिजनेस चलता रहेगा, पैसे कंपनी के अंदर आते रहेंगे, तब तक WWE को कोई दिक्कत नहीं हो सकती, भले ही कितना भी बेकार उनका प्रोडक्ट हो जाए। तो ये जो बड़ी बड़ी टीवी डील्स हैं, पीकॉक को WWE नेटवर्क देना है, ये सारी चीजें एज अ कंपनी विंस के लिए आई थिंक अभी ज्यादा जरूरी है। और लोग कहते हैं कि सारे डिसीजन विंस के थ्रू जाते हैं, भाई इतने एज के होने के बाद भी उन पे इतना सारा काम है, तो उस वजह से आई थिंक प्रोडक्ट सफर कर रहा है और वो उस पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन रियलिटी में क्या विंस के साथ हुआ है वो तो ऑब्वियसली हम नहीं बता सकते। अगला क्वेश्चन एजे स्टाइल्स की तरफ से, विद सुपरस्टार्स इन करंट रोस्टर डज नॉट गेट बू रिएक्शंस फ्रॉम लाइव क्राउड एक्सेप्ट 1-2 टाइम्स, प्लीज पिक दिस क्वेश्चन। तो अगर मैं सोचूं तो आई थिंक एजे स्टाइल्स एक ऐसे सुपरस्टार है, मोस्टली लोग उनको पसंद करते हैं, यानी कि अगर वो हील भी हैं तो उनको चीयर ही हमें सुनने को मिलती है। उसके अलावा कोफी किंगस्टन एक ऐसा नाम है जो कि आई थिंक मेरे दिमाग में आ रहा है, जिसको मैंने बहुत कम समय ऐसे कभी देखा है कि लोग डेफिनेटली उनको बू कर रहे हो। तो ये दो नाम है, लेकिन इसके अलावा स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन है, अंडरटेकर है अगर हम पहले की बात करें, लेकिन करंट रोस्टर में दो नाम डेफिनेटली मेरे दिमाग में आते हैं, और जेफ हार्डी भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इसका एक पार्ट बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है गाइस शुभ की तरफ से, और ये कहते हैं भाई कि क्या कोई पॉसिबिलिटी बनती है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की अगेंस्ट द डीमन किंग फिन बैलर, क्योंकि ये दोनों को पसंद करते हैं और ये भाई कह रहे हैं कि मुझे मैच बहुत पसंद है। तो थैंक यू आप लोगों के क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से और बहुत बढ़िया चीजें हो सकती है, क्योंकि बैलर इज अ फेस ऑन NXT और रोमन रेंस इज अ हील ऑन स्मैकडाउन। अगर रोमन रेंस को एक फ्रेश फ्यूड देनी है और बैलर को वापस मेन रोस्टर पे लेके आना है, तो डेफिनेटली उनको स्मैकडाउन पे डाला जा सकता है। अब मैंने कुछ रूमर्स पढ़े थे कि फिन बैलर को भाई मंडे नाइट रॉ की क्रिएटिव टीम चाहती थी, लेकिन उनके पास कोई एक्चुअल प्लान नहीं था कि हम बैलर के साथ करेंगे क्या। तो अभी विंस मैकमैन ने डिमांड नहीं करी है कि फिन बैलर को वापस मेन रोस्टर पे लाओ, और ऊपर से फिन बैलर खुश हैं NXT में रहकर, उनको एज सच कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे अब वापस मेन रोस्टर पे जाना ही है। तो अनलेस एंड अनटिल मैंने पढ़ा कि अगर फिन बैलर के लिए WWE के पास कोई बड़ी स्टोरी लाइन है, वो NXT में रहने वाले, मेन रोस्टर पे नहीं जाने वाले। और ये मैच की हम बात करें तो इससे बड़ी स्टोरी लाइन फिलहाल कोई हो नहीं सकती है, क्योंकि डीमन किंग हमें इतने समय से देखने को नहीं मिले, और अगर डीमन का रिटर्न वापस होता है स्मैकडाउन पे और वो रोमन से लड़ते हैं, आई एम ऑल फॉर इट, और ये मैच मैं भी डेफिनेटली देखना चाहूंगा। अगला क्वेश्चन आता है मंगला की तरफ से, डू यू वांट टू सी RK ब्रो एज अ
a heel team because it seems that the Riddle turned heel with Randy Orton. भाई सिंपल सी बात है, देखो ना तो मैं इनको हील देखना चाहता हूं ना इनको फेस, क्योंकि आई थिंक इनकी टीम अच्छी इसीलिए हम लोगों को लग रही है क्योंकि रैंडी ऑर्टन काइंड ऑफ वैसे एक्ट कर रहे हैं जैसे टीम हेल नो में केन करते थे और डैनियल ब्रायन वैसे एक्ट कर रहे थे जैसे अब रिडल कर रहे हैं। तो भाई ये काइंड ऑफ टीम हेल नो जैसी सिचुएशन बनती है कि एक बंदा हील है दूसरा बंदा फेस है, और यहाँ पे थोड़ी जबकि सिचुएशन अलग है। आई थिंक रिडल को फेस ही बनाना चाहिए जो कि बंदा रैंडी ऑर्टन के बस पीछे पीछे घूमता है और रैंडी ऑर्टन मेन इस टीम को लीड करे। आई थिंक वो इसका यूएसपीएम कह सकते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट है जो कि इस टीम को बहुत बढ़िया बनाता है। तो आई थिंक ऐसे जो चल रहा है इसको हमने चलते रहने देना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है दीपेश की तरफ से, डू यू थिंक रॉ कैन बी बैक इन ट्रैक आफ्टर फैन रिटर्न इन टर्म्स ऑफ रेटिंग? तो भाई रेटिंग का आई डोंट थिंक फैंस से कोई लिंक है कि फैंस आ गए तो और ज्यादा लोग अब टीवी पे देखने लग जाएंगे। कुछ ना कुछ हद तक फर्क पड़ सकता है, लेकिन तभी एक्चुअल फर्क पड़ेगा जब रॉ का प्रोडक्ट अच्छा होता है, जब शो देखने लायक बन जाता है और 3 घंटे में हम लोग बिल्कुल बोर नहीं हो रहे हैं, तभी जो है लोग इंटरेस्टेड होंगे, तभी ज्यादा लोग रॉ में ट्यून इन करेंगे। नहीं तो सारे सोचेंगे भाई 3 घंटे में क्यों रॉ देखें, बाद में जब पता लगेगा क्या हुआ है तो मेन चीजें जाके देख लेंगे। और हर कैजुअल व्यूअर ऐसे ही WWE को देखता है गाइस। अगर मैं आपको सच बताऊं तो रॉ का आई डोंट थिंक कि रेटिंग का कोई डायरेक्ट रिलेशन फैंस के रिटर्न से है, और ये बात बिल्कुल सच भी है। अगला क्वेश्चन आता है हर्ष की तरफ से, ब्रॉक लेसनर रिटर्न्स ऑन रॉ टू फेस बॉबी लैशली इन द फ्यूचर। तो फिर क्या पॉल हेमन जो होंगे वो डबल ड्यूटी करेंगे रॉ और स्मैकडाउन पे, या फिर एक्चुअली में ब्रॉक लेसनर को अलग अकेले डाल दिया जाएगा, या उनको कोई नया मैनेजर भी मिल सकता है? तो भाई देखो, मुझे लगता है कि पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर के साथ ही रहेंगे, अब भले ही वो डबल ड्यूटी हो या कैसे भी हो, क्योंकि ब्रॉक लेसनर को पॉल हेमन की जरूरत है। लेकिन अगर WWE चाहती है कि वो ब्रॉक को ऐसे दिखाएं, जो कि आई डोंट थिंक कि ज्यादा टाइम उन्होंने कभी भी WWE में दिखाया है कि लेसनर खुद अपने प्रोमोस कट कर रहे हैं, सब कुछ खुद कर रहे हैं, तो वो पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है। लेकिन आई थिंक लेसनर से अगर वो पूछेंगे तो वो कंफर्टेबल होंगे अगर पॉल हेमन उनकी साइड पे है, क्योंकि अब MVP बॉबी लैशली की साइड पे भी है, तो मैनेजर एंड सुपरस्टार वर्सेस मैनेजर एंड सुपरस्टार, ये भी एक अच्छा पार्ट बन सकता है स्टोरी लाइन का, और MVP का एक्सचेंज हमें सुनने को मिल सकता है गाइस पॉल हेमन के साथ। तो डेफिनेटली आई थिंक पॉल हेमन साथ ही रहेंगे लेसनर के। अगला क्वेश्चन आता है यश की तरफ से, कहते हैं Q&A अलर्ट, ब्रो व्हाई WWE चूज ओनली रोमन फॉर द टॉप फेस ऑफ द कंपनी एंड नाउ टॉप हील ऑफ द कंपनी, व्हाई ब्रो व्हाई? और इसका सिंपल रीजन है विंसेंट कैनेडी मैकमैन। उनको रोमन रेंज में कुछ ऐसा दिखा कि भाई हाँ ये वो बंदा है जो कि चोजन वन है, जो कि एक्चुअली में मेरी कंपनी का मेन बंदा बन सकता है, आगे बढ़ा सकता है हमारे बिजनेस को, सिर्फ रिंग में ही नहीं बल्कि जब हम बाहर जाके अपने कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये बंदा बेस्ट रहेगा हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए। जॉन सीना पहले चोजन वन थे, रॉक एंड ऑस्टिन चोजन वन थे, जबकि उन्होंने अपना खुद का पाथ बनाया था। लेकिन तब भी गाइस हमेशा ही WWE में रहा है कि विंस मैकमैन के कुछ फेवरेट्स होते हैं, कुछ सुपरस्टार्स होते हैं जो उनको लगता है कि हाँ भाई ये मेरी कंपनी के लिए बेस्ट है, और इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप भी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपकी कंपनी का CEO आके कहता है कि भाई हाँ तुम वो मेरे एम्प्लॉय हो जो कि वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, जो कि हर मीटिंग में सबसे आगे रहेगा, तो आपको भी वो चीज अच्छी लगेगी। तो आई थिंक उनको ऐसा लग रहा है तो वो कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उस चीज के जो है हमें रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है कि रोमन कैन बी वेरी वेरी गुड ऑल्सो। अगला क्वेश्चन आता है तनिष्क की तरफ से, Q&A इज हियर, एज जब रिटर्न करेंगे तो आप किसके साथ उनकी फ्यूड देखना चाहेंगे? आई वांट एज वर्सेस सेथ रॉलिंस एट समरस्लैम बिकॉज इट इज अ ड्रीम मैच फॉर ऑल रेसलिंग फैंस, और ये एक 5 स्टार मैच होगा, कह रहे मेरा इस पे क्या ओपिनियन है? तो भाई देखो सिंपल सी बात है, ये मैच मैं भी जरूर देखना चाहूंगा, और एज के रूमर्स यही आ रहे थे कि वो स्मैकडाउन पे वापस आएंगे, उनको प्रमोट करा जा रहा है जुलाई 16 के एपिसोड के लिए, और रॉलिंस अभी डेफिनेटली हील है। रॉलिंस वर्सेस रोमन मैंने कहा था अभी नहीं होना चाहिए, तो रॉलिंस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्या फ्यूड मिलेगी, वो है एज के साथ, एंड एज वर्सेस रॉलिंस कैन बी अ फैंटास्टिक मैच। और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं रॉलिंस के पास कुछ रीजन होगा एज से लड़ने का, और स्टोरी लाइन वाइज इस फ्यूड में कोई दिक्कत आनी चाहिए नहीं है। और दूसरी बात, अगर मैच की हम बात करें तो भाई एब्सोल्युटली मस्त मैच हो सकता है, और उसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो समर स्लैम के लिए एक बड़ी फ्यूड विदाउट अ टाइटल भी ये काफी बढ़िया बन सकते हैं, मैं एग्री करूंगा। अगला क्वेश्चन आता है किंग MJF की तरफ से, ब्रो डू यू थिंक किलर क्रॉस विल बी अ ह्यूज स्टार ऑन मेन रोस्टर? और इसके बारे में मैंने पहले भी बात करी है कि डेफिनेटली मुझे लगता है कि कैरियन क्रॉस विंस मैकमैन को बहुत पसंद है, और जब वो मेन रोस्टर पे आएंगे तो उनके साथ कुछ बड़ा ही करा जाएगा। इसके बाद ये कहते हैं योर थॉट्स ऑन आरके ब्रो, तो मैं ऑलरेडी दे ही चुका हूं। ब्रो डार्बी एलन हैज बीन रेटिंग्स ड्रॉ फॉर AEW in his match segments, so do you think Darby should go for the AEW World Title against Kenny Omega? आई थिंक उस चीज का टाइम आएगा, लेकिन अभी बहुत जल्दी है। डार्बी एलिन ने TNT चैंपियनशिप तो हार ली है, लेकिन अब उनका AEW यूज कर सकती है मिड कार्ड में और सुपरस्टार्स को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि डार्बी तो एक स्टार बन चुके हैं, लेकिन अगर मिड कार्ड में उनकी और सुपरस्टार्स के साथ फ्यूड चलेगी तो वो भी आगे बढ़िया बन सकते हैं। और केनी ओमेगा के पास अभी बहुत सारे और भी चैलेंजर्स हैं, तो आई थिंक डार्बी का वेट करा जा सकता है उस मैच के लिए, अभी थोड़ी देर रुका जा सकता है,
और देखेंगे गाइस कि कब AEW उस स्टेप को लेती है। अगला जो क्वेश्चन है मैं इसको कंबाइन कर देता हूं दो क्वेश्चंस के साथ। तो पहला आता है द ग्रेट वन की तरफ से जो पूछते हैं हु शुड विन दिस ईयर्स मनी इन द बैंक, और दूसरा क्वेश्चन आता है चहल मल्होत्रा की तरफ से और ये कहते हैं एज और बैलर और ब्लैक whom do you want to win money in the bank this year। और ये दोनों क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए क्योंकि ये तीन काफी सारे अच्छे ऑप्शंस हैं, एलिस्टर ब्लैक और उसके ऊपर से एज और साथ के साथ इन्होंने बोला है फिन बैलर। अब फिन बैलर एक सरप्राइज एलिमेंट होगा, आई डोंट थिंक कि बैलर जीतेंगे मनी इन द बैंक को, लेकिन एलिस्टर ब्लैक आई थिंक इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। और इस टाइम पे अगर एलिस्टर ब्लैक को मनी इन द बैंक दे दिया जाता है तो ये वो मोमेंट होगी जहां से उनका करियर एक्चुअली में नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। एज को आई डोंट थिंक मनी इन द बैंक की कोई जरूरत है, अगर उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच चाहिए तो वैसे ही ले सकते हैं। फिन बैलर अगर वापस आएंगे तो तब हम उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन इन तीनों में से आई थिंक सबसे बेस्ट ऑप्शन एलिस्टर ब्लैक है। और केविन ओवेंस का मैंने नाम लिया था कुछ टाइम पहले कि शायद वो मनी इन द बैंक जीत सकते हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एलिस्टर ब्लैक को उनसे भी ज्यादा जरूरत है। अभी अभी वो जस्ट वापस आए हैं, हॉट हैं वो, लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भाई डेफिनेटली उनको मनी इन द बैंक जीतना चाहिए और फ्यूचर अपॉर्चुनिटी उनको मिल सकती है फॉर द यूनिवर्सल टाइटल। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे विश्वास की तरफ से, इमेजिन अ स्मैकडाउन विदाउट रोमन रेंस एंड अ रॉ विदाउट बॉबी लैशली एंड ड्रू मैकिंटायर। भाई अगर ऐसा है तो WWE सारे देखने छोड़ देंगे, मतलब रोमन रेंस के बिना तब भी हम कह सकते हैं हाँ यार स्मैकडाउन तब भी थोड़ा बहुत हम देख लेंगे क्योंकि कुछ चीजें तो उसमें अच्छी हैं जो पिक कर सकते हैं, लेकिन रॉ में बॉबी लैशली और ड्रू मैकिंटायर के साथ ही इतना कुछ अच्छा नहीं चल रहा, और अगर उनको भी हटा दिया जाएगा तो बचेंगे सिर्फ शार्लेट फ्लेयर और नाया जैक्स। और अगर ऐसा होता है तो भाई फिर तो हाथ जोड़ेंगे सारे के सारे, और वो शो जो है यूएसए नेटवर्क भी नहीं देखना पसंद करेगा और रॉ का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको फाड़ के वो फेंक देंगे। लेकिन ऑब्वियसली एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था और ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। अगला क्वेश्चन आता है प्रिंस ऑफ हिटनेस की तरफ से, आर द फैंस एंड कमेंटेटर्स द मेन रीजन टू मेक प्रो रेसलिंग रियलिस्टिक। और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तो सोचते थे रेसलिंग रियल है, आखिर क्यों सोचते थे? क्या आपने आपसे ये क्वेश्चन कभी आपने पूछा है कि हमको ऑब्वियसली पता नहीं था कि ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड होती हैं, लेकिन क्यों हमें वो इतना रियल लगता था? क्योंकि फैंस जो थे उसमें ऐसे इन्वॉल्व होते थे, ऐसे चीयर करते थे कि भाई ये तो रियल है, और कमेंटेटर भी उसको ऐसे हाइप करता था चीजों को कि लगता था कि हाँ ये बंदा जो लड़ रहा है उसको एक्चुअली में मैच जीतने की जरूरत है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं डेफिनेटली इनपुट आता है, और अब हम देख रहे हैं कि जब फैंस नहीं है और साथ के साथ कमेंट्री भी उतनी कोई खास नहीं चल रही है तो कितना ज्यादा इंपैक्ट पूरे प्रोडक्ट पे पड़ रहा है। और जब ये दोनों चीजें वापस सही से एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी तो रियल तो नहीं लगने लगेगी रेसलिंग अब, क्योंकि केएफए बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन भाई मैं कह सकता हूं कि हाँ ये कहीं ना कहीं फर्क डालता है। अगला क्वेश्चन आता है संस्कार की तरफ से, कहते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज गिमिक्स ऑफ दीज स्टार्स व्हिच इज द बेस्ट? एजे स्टाइल्स का फेस दैट रन्स द प्लेस वर्सेस फेस अगेंस्ट द करंट। तो डेफिनेटली फेस दैट रन्स द प्लेस, आई थिंक स्मैकडाउन की आप बात कर रहे हैं तो वो बेस्ट टाइम था एजे स्टाइल्स का, सबसे बढ़िया वो परफॉर्म भी उस टाइम कर रहे थे। रॉलिंस आर्किटेक्ट वर्सेस द मसाया, तो भाई देखो ये बहुत क्लोज है एंड आई थिंक रॉलिंस ने अपने दोनों गिमिक को बिल्कुल परफेक्टली जो है नेल करा है। बीच में मसाया का कुछ खास मतलब था नहीं, और अभी भी ऐसा पता नहीं, समझ नहीं आ रही कि मसाया को फाइनली करना क्या है, उसका मेन गोल क्या है। तो इसमें अगर मुझे एक चुनना हो तो मैं कहूंगा द आर्किटेक्ट, क्योंकि काफी लंबे समय तक उसके अंडर सेथ रॉलिंस ने काम किया था और बहुत बढ़िया भी उनकी परफॉर्मेंस थी। रॉक के लिए कह रहे हैं पीपल चैंप अगेंस्ट द हॉलीवुड, तो मैं कहूंगा पीपल्स चैंप, क्योंकि रॉक हमेशा से ही मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और बड़े बेबी फेस रहे हैं, और पीपल्स चैंप वाले गिमिक से ही आई थिंक वो बहुत ज्यादा आगे भी गए थे। लेकिन हील रॉक भी कुछ ऐसी चीजें कर चुका है भाई रोस्टर पे जो कि बहुत ही बढ़िया थी। अगला नाम है एज का, यहाँ पे अल्टीमेट अपॉर्चुनिस्ट या फिर फेस, तो डेफिनेटली अल्टीमेट अपॉर्चुनिस्ट यानी कि हील एज, और कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि भाई हील एज से बढ़िया मैंने तो कुछ देखा नहीं, और उस टाइम पे जब मैं एज को फॉलो करता था वो मेरे फेवरेट भी थे। और फाइनली जॉन मॉक्सली AEW वर्सेस डीन एम्ब्रोस, तो भाई मैं कहूंगा कि AEW के जॉन मॉक्सली, क्योंकि उनका जिस तरीके से मेजर स्टार बनाने का जो आइडिया था जॉन मॉक्सली को, वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उन्होंने वो करा है, और मॉक्सली अब एक बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं। आई डोंट थिंक कि किसी भी पॉइंट पे WWE में डीन एम्ब्रोस जो था वो एक इतना बड़ा स्टार था कि उससे ऊपर कंपनी में कोई था ही नहीं, तो आई थिंक इस वजह से मैं AEW का मॉक्सली चुनूंगा। अगला क्वेश्चन आता है वैभव की तरफ से, और ये कहते हैं भाई एक फिर से रैपिड फायर है, वर्ल्ड कप या रेसलमेनिया? तो किस चीज का वर्ल्ड कप वो डिपेंड करता है, क्योंकि क्रिकेट है तो भाई ऑब्वियसली वर्ल्ड कप भी हम देखेंगे, रेसलमेनिया एक दिन होती है, मैंने पहले ही कहा था भाई कोई टूर्नामेंट से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मेनिया एक ही दिन होती है या 2 दिन होती है, उसको मैं कभी मिस नहीं करूंगा। आई क्विट मैच वर्सेस बरीड अलाइव मैच, तो मैं कहूंगा बरीड अलाइव मुझे ज्यादा पसंद है क्योंकि बहुत रेयर मैच है, रेयर कॉन्सेप्ट है, और जब भी होता है तो मजा आता है देख के। रोमन रेंज वर्सेस एज, तो भाई ये मैच होगा, या दोनों में से आप पूछ रहे हैं बेटर कौन है, तो मैं कहूंगा ओवरऑल करियर कंपेयर करेंगे तो एज, क्योंकि उनकी चैंपियनशिप्स उस चीज का जवाब देती हैं। रेसलमेनिया 30 वर्सेस रेसलमेनिया 31, तो मैं कहूंगा 31, क्योंकि
क्योंकि जबकि 30 के अंदर दो बहुत बड़ी मोमेंट्स थी, लेकिन 31 ओवरऑल एज अ शो बेटर था। वन मैच चूज करो, ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली एंड द रॉक वर्सेस रोमन रेंस। तो वही मैं बोलूंगा द रॉक वर्सेस रोमन रेंस, क्योंकि मेरे लिए पर्सनली वो ज्यादा बड़ा ड्रीम मैच है इन कंपैरिजन टू बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर, पर ऑब्वियसली मैं दोनों मैचेस ही देखना चाहूंगा। अगला और फाइनल क्वेश्चन गाइस इस वीडियो का आता है निरोब सथी की तरफ से, सॉरी, और ये कहते हैं रूमर्स आर कमिंग दैट एज विल विन मनी इन द बैंक, डू यू वांट दिस टू हैपन? आई थिंक ही डजंट नीड इट। और आपने अपने सवाल में जो है अपना जवाब भी दे दिया, आई थिंक ही डजंट नीड इट। और यही चीज मैंने बोली और एक क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा था कि हम एज के बारे में थोड़ी और बात कर सकें कि भाई देखो एज जो है मनी इन द बैंक अगर वो जीत जाते हैं तो उसको अच्छे से कैरी करेंगे, और बढ़िया बात है कि जो हम चाहते थे हमें मिलेगा कि WWE मनी इन द बैंक के विनर को अच्छे से बुक करे। ये हो नहीं सकता कि एज के पास मनी इन द बैंक और उनकी बुकिंग बिल्कुल बेकार है, तो वो एक पॉजिटिव है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें तो रोस्टर पे कोई ना कोई ऐसा सुपरस्टार है जिसको नीड है उस चीज की, और एलिस्टर ब्लैक के बारे में हमने बात करी, तो आई थिंक इस समय WWE के पास टाइम है एक और नया स्टार बनाने का। एज को बिल्कुल जरूरत नहीं है उस चीज की वो कैश इन करके फिर से चैंपियन बने, लेकिन एलिस्टर ब्लैक प्रोबेबली कर सकते हैं वो चीज, और आई थिंक मैं वही देखना चाहूंगा। तो गाइस ये थे आज के सारे क्वेश्चंस और ये थी आपकी इस वीक की Q&A वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई है लाइक करें। अगले मंथ की स्टार्टिंग में अपनी हॉटेस्ट ओपिनियंस की अगली वीडियो भी करेंगे, तो आप उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहें। और डबल और नथिंग का रिव्यू भी आएगा, जो लोग सोच रहे हैं कि भाई होगा या फिर नहीं, तो उसके लिए भी आप स्टे ट्यून्ड रहें गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।